हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी। तो आज अपन पढ़ेंगे कि लास्ट में देखो, मैं पहले बता देता हूँ कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। अपन ने पढ़ रहे थे मीटिंग द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ पेशेंट, तो जिसमें कि अपन ने देखा कि कौन कौन सी सर्जरी कंडक्ट करी जाती है, और जब सर्जरी कंडक्ट करते हैं तो सर्जरी कंडक्ट करने के बाद में कौन कौन सी स्टेजेस निकल कर आती है अपने सामने जिनमें अपन देखते हैं कि क्या क्या केयर प्रोवाइड करी जाती है पेशेंट को, और कौन कौन सी सर्जरी की फेजेज अपने सामने आती है। तो सबसे पहले अपन ने बात करी उन सर्जरीज़ में कि प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर क्या होती है, कब तक होती है, किसको आप प्री ऑपरेटिव केयर कहते हैं, और प्री ऑपरेटिव केयर में आपको क्या करना होता है। उसके बाद में अपन ने डिस्कशन करी इंट्रा ऑपरेटिव केयर, जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसमें भी अपन ने देखा कि इंट्रा ऑपरेटिव फेज कब से लेकर कब तक होती है, और इस दौरान आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि मैंने सारी चीज़ें आपको विद एग्जांपल समझाने की कोशिश करी थी। आई होप तुम सबको समझ में आएगा। नेक्स्ट आज अपन डिस्कशन करते हैं और नया टॉपिक, मतलब नेक्स्ट जो केयर है, थर्ड स्टेज या थर्ड फेज बोल सकते हो आप उसको, वो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पहले पढ़ी प्री ऑपरेटिव, देन इंट्रा ऑपरेटिव, और अब है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर की मैं बात करूं तो जनरली पोस्ट ऑपरेटिव केयर आपको क्या क्या करनी है वो यहाँ अपन पढ़कर चलें। प्रिपरेशन ऑफ द पोस्ट एनेस्थेटिक बेड एंड रिसेप्शन ऑफ द पेशेंट। आपको क्या करना है, प्रिपरेशन मतलब तैयार करना है पोस्ट एनेस्थेटिक वार्ड बेड। देखो, एनेस्थेटिक बेड का मतलब है कि सर्जरी कंप्लीट हो गई, बट पेशेंट को सर्जरी से पहले आपने क्या लगाया, एनेस्थीसिया लगाया। तो एनेस्थीसिया लगाया, एनेस्थीसिया का जब तक इफेक्ट होगा, सर्जरी कंप्लीट होगी, लेकिन सर्जरी कंप्लीट होने के बाद भी एनेस्थीसिया इफेक्ट है बॉडी पे, तो आप उस पेशेंट को उस टाइम कौन से बेड पर प्रेफर करेंगे, तो वो बेड होगा पोस्ट एनेस्थेटिक बेड, जो कि आपको क्या करना है, तैयार करना। आफ्टर द सेंडिंग पेशेंट टू ऑपरेशन रूम, जब आपने ऑपरेशन रूम में पेशेंट को भेज दिया है तब क्या कर लेना है, प्रिपेयर ए बेड टू रिसीव द पेशेंट। तब आपको एक बेड प्रिपेयर कर लेना है, तैयार कर लेना है पेशेंट को रिसीव करने के लिए। हु हैव अंडरगॉन सर्जरी एंड एनेस्थीसिया, जो कि कहाँ गया हुआ है, सर्जरी के लिए गया हुआ है, और जिसको क्या लगा हुआ है, एनेस्थीसिया लगा हुआ है। देयर शुड बी एडुकेट नंबर ऑफ पीपल to transfer the patient without disturbing functioning of the devices attached with the patient। पेशेंट के साथ में जितनी भी डिवाइसेज अटैच हैं उनको क्या नहीं करना, आपको डिसअटैच नहीं करना है, उनको आप रिमूव नहीं करें। क्यों? क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ पीपल जो हैं, या तो पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो क्या है, कम है आपके पास, या नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं पेशेंट को, तो वो जो ट्रांसफ़र है उसमें ऐसा हो सकता है कि जो इक्विपमेंट्स, जो डिवाइसेज साथ में हैं, उनके फंक्शंस अल्टर्ड इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आप किसी भी डिवाइस की जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, उसको क्या कर सकते हैं, चेंज ना करें। तो इसलिए आपको कम से कम इस चीज़ का ध्यान रख के चलना है कि जो एडुकेट नंबर ऑफ पीपल ही हो, ज़्यादा नहीं हो, और पेशेंट को ट्रांसफ़र करें तो ध्यान रखें कि कोई भी डिवाइसेज की फंक्शनिंग अल्टर्ड ना हो। कौन कौन सी डिवाइसेज होती है देखिएगा, बता देता हूँ। आईवी सेट हो सकता है, सेल्फ रिटेनिंग सक्शन सेट हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट हो सकता है जिसको बीटी सेट भी बोलते हैं, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब होती है, एनजी ट्यूब भी बोलते हैं, ऑक्सीजन ट्यूबिंग हो सकती है, ऑक्सीजन मास्क के रूप में, मतलब ऑक्सीजन ट्यूब लगाई जाती है, देखी होगी सब। यूरिनरी कैथेटर पता है सबको, कार्डिक मॉनिटरिंग, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, और प्लास्टर कास्ट और ट्रैक्शन सेट, ये चीज़ें हो सकती है। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, समझते हैं, और ध्यान रखनी होती है आपको उन सारी चीज़ों की। देन रिसीव द पेशेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द डिवाइस अटैच टू द पेशेंट। आपको जब पेशेंट को रिसीव करें तो डिस्टर्बिंग ना करिए किसी भी डिवाइस को जो पेशेंट के साथ में क्या है, अटैच है। रिकवरी रूम नर्स इंचार्ज may give the necessary instruction to the person before transferring the patient।
और अब जब रिकवरी रूम में हो तो जो ज़रूरतमंद इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या करने हैं, उस नर्स को बता देने हैं पेशेंट को ट्रांसफ़र करने से पहले। आस्क द थिएटर स्टाफ हु हैज़ accompanied विद द पेशेंट अबाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। और जो थिएटर में सर्जरी कर रहे थे उन स्टाफ से पूछ लेना है कि इस दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन थोड़ी अकर हुआ था, दैट हैज़ अकर्ड इन द OT ड्यूरिंग सर्जरी, कि कोई ऑपरेशन के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो तो आप उसके बारे में भी जानकारी ले लें। बिफोर द थिएटर स्टाफ इंक्लूडिंग एनेस्थेटिक, मतलब जो रिटर्न टू द OT, आप कह रहे क्या रहे हैं बिफोर द थिएटर स्टाफ, थिएटर स्टाफ के साथ में क्या करें जिसमें कौन इंक्लूडेड हो, एनेस्थेटिक स्टाफ भी, जिसने क्या किया था, एनेस्थीसिया लगाया था। चेक द वाइटल साइन, देखो बिफोर थिएटर स्टाफ इंक्लूडिंग रिटर्न टू द OT में जाने से पहले या जाने के बाद क्या कर लेना है, चेक द वाइटल साइन, कलर ऑफ द स्किन, नेल फॉर साइनोसिस एक्सेट्रा रिकॉर्डेड बिफोर सेंडिंग OT। आपने पेशेंट को OT में सेंड किया उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है और नोट डाउन कर लेनी है, रिकॉर्डेड कर लेनी है। देन जब पेशेंट वापस आए तो आपको ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट, चेक द ऑपरेशन साइट फॉर ब्लीडिंग डिस्चार्ज, अगर जो वुंड है, जो ऑपरेशन साइट है, वहाँ से कोई ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ से कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको चेक कर लेना है। इफ़ ड्रेनेज ट्यूब आर फिल्टेड, और अगर ऐसा है तो आपको क्या कर देना है, ड्रेनेज ट्यूब फिट करवा देनी है या फिट कर देनी है। कीप द पेशेंट वेल कवर्ड, पेशेंट को अच्छे से कवर कर देना है। नेवर लीव द पेशेंट अलोन टू प्रिवेंट इंजरी फ्रॉम फॉल्स, पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, क्यों, क्योंकि उसको एनेस्थीसिया है और वो इंजरी हो सकती है, अगर पेशेंट अकेला है गिर सकता है। ऑब्जर्व द पेशेंट स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स, जो स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स है उसको चेक कर लेना है। इफ़ नॉट प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट नहीं है, कीप द पेशेंट इन ए साइडलाइन पोजीशन, और क्या कर देना, अगर प्रेजेंट नहीं है, निगल नहीं पा रहा है तो पेशेंट को क्या करना है, साइडलाइन पोजीशन देनी है। टू प्रिवेंट द टंग फॉलिंग बैक, जो क्या कर रही है, जो टंग है वो बैक फ्लो कर रही थी एंड ऑब्स्ट्रक्शन कर रही थी एयरवे में, वो क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी। आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी द पेशेंट मे बी केप्ट इन प्रॉन पोजीशन, और टॉन्सिलेक्टोमी है तो उस वक्त आपको कौन सी पोजीशन देनी है, पेशेंट को प्रॉन पोजीशन देनी है। टू प्रिवेंट ब्लड एस्पिरेशन इनटू द लंग्स, जो क्या करे, जो डिस्चार्ज हैं, जो ब्लड हैं वो क्या ना हो, एस्पिरेट ना हो, किसमें, लंग्स में। द पेशेंट हु हैव स्पाइनल एनेस्थीसिया द फुट एंड मे बी राइज एंड बैक बेड ब्लॉक्स, क्या है कि आपको क्या कर देना है, फुट हैंड को, स्पाइनल एनेस्थीसिया में फुट हैंड को राइज करके रखना है, बेड को, पीछे वाले जो पैर के साइड हैं उस साइड को क्या करके रखना है, आपको अप करके रखना है। नेक्स्ट, केयर ऑफ द पेशेंट हु इज़ अंडर द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, जब एनेस्थीसिया इफेक्ट है पेशेंट पे, पर्सन पे है, तो आपको कौन कौन सी केयर करनी है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। पेशेंट नीड क्लोज ऑब्जर्वेशन अंटिल द पेशेंट फुली रिकवर फ्रॉम एनेस्थीसिया, पेशेंट को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्वेशन करना है जब तक कि एनेस्थीसिया से रिकवर नहीं हो जाता। दिस विल हेल्प टू डिटेक्ट द अर्ली साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, और कोशिश करनी है कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर लें। आफ्टर सर्जरी एंड द नर्स विल बी एबल टू रेस्पॉन्स इमीडिएटली, जिससे क्या होगा कि नर्स फटाफट एक्शन ले पाएगी और समझ पाएंगे और उसको इमीडिएटली रेस्पॉन्स कर पाएंगे। ए नॉइज ब्रीथिंग इज इंडिकेटेड ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अगर जो ब्रीदिंग है वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है, वो इंडिकेट कर रही है कि नॉइज़ है वो, तो आप इस चीज़ को समझें कि पेशेंट की जो एयरवे है उसमें क्या आ चुका है, ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है। दैट कैन अकर ड्यू टू द टंग फोलिंग, जो किसकी वजह से हो सकता है, टंग फोलिंग की वजह से भी हो सकता है। एंड बैक एंड ऑब्स्ट्रक्शन द फेरिंग्स ऑफ फ्लूइड्स कलेक्ट इन द एयरवे पासेज, और क्या हो सकता है, फेरिंग्स में जो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, पास हो गया है, और फ्लूइड एस्पिरेट इनटू द लंग्स, और जो फ्लूइड है वो एस्पिरेट हो सकता है इन लंग्स में। अप्लाई सक्शन इमीडिएटली, और उस वक्त आपको क्या करना है, सक्शनिंग करवानी है। सेंड कॉल द सर्जन एंड देन एनेस्थीसिया, आपको उस सर्जन को बुला लेना है जिसने सर्जरी कंडक्ट करी है, और उस एनेस्थेटिक डॉक्टर्स को या जो एनेस्थेटिक पर्सन था उसको बुला लेना है, उसको कॉल कर देना है। देन कीप द इन ए सुटेबल पोजिशन दैट विल बी हेल्प टू ड्रेन आउट द वॉमिट्स,
पेशेंट को सुटेबल पोजीशन देनी है दैट विल हेल्प, जो कि मदद कर रही हो ड्रेन आउट द वॉमिट्स, जो वॉमिट हो रही है उसको क्या करें, बाहर निकालने में। ब्लड एंड सीक्रेशन कलेक्ट इन द माउथ एंड विल प्रिवेंट दैम एस्पिरेशन इनटू द लंग्स। दिस पोजीशन इज मेंटेन until द प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स आर रिटर्न। और जब ये पोजीशन आप पेशेंट को देंगे तो जो भी फ्लूइड है, जो भी डिस्चार्ज है, जो भी ब्लड है, वो क्या हो जाएगा, वॉमिट्स के बाहर आ जाएगा, तो पेशेंट ठीक है। और जो swallowing रिफ्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। The oropharyngeal airway left in the mouth of the patient should be removed as soon as the patient has regained the cough and swallowing reflex। और आपको चेक कर लेना है ओरोफेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, उसमें से एक पार्ट है ओरोफेरिंग्स। एयरवे लेफ्ट इन द माउथ ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को क्या कर देना है, लेफ्ट शुड बी रिमूव एज सुन एज द पेशेंट हैज़ रिगेन कफ एंड रिफ्लेक्स। जो भी कफ हैं या फिर और स्वॉलोविंग में मतलब इशू बना है, निकल स्वॉलोविंग नहीं कर पाया, तो उस चीज़ को क्या कर देना है, जल्दी से जल्दी रिमूव आउट कर देना सक्शनिंग के द्वारा। Excessive secretion in the mouth or anywhere is the respiratory passage can lead to airway obstruction। और बहुत ज़्यादा सीक्रेशन हो रहे हैं माउथ में, जो क्या कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं एयरवे के लिए। इट शुड बी शक्ड आउट, और उसको क्या कर देना है, सक्शनिंग करके बाहर निकाल देना है। इफ़ एंटेरोट्रेकियल सक्शनिंग इज़ नेसेसरी, अगर वो नेसेसरी है, ऑलवेज यूज स्टेराइल टेक्निक। और आपको जब भी आप कोई टेक्निक यूज़ करें तो आपको ध्यान रखना है कि वो टेक्निक कौन सी हो, स्टेराइल हो। A weak thready pulse with a significant fall in blood pressure may indicate circulatory failure। A weak, अगर पल्स जो है उसका जो फ्लो है, पल्स कम आ रही है या थ्रेडनिंग पल्स आ रही है, तो वो इंडिकेट कर रही है कि जो सर्कुलेटरी है सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम है, वो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। इट में ऑल्सो इंडिकेटेड ब्लड लॉस, और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ब्लड का लॉस भी हो चुका है फ्रॉम द बॉडी में से। द सर्जन एंड एनेस्थेटिक शुड बी इन्फॉर्म, और आपको ये बात भी डॉक्टर को और उस सर्जन को और उस एनेस्थेटिक डॉक्टर को भी आपको ये बात बता देनी है। In order to prevent injury from falls from bed, put the side rails on the bed। आपको क्या करना है कि पेशेंट को इंजरी से बचाने के लिए जो साइड रेल्स है उनको अप करके रखना है, टिल द पेशेंट रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, जब तक कि पेशेंट वापस एनेस्थीसिया के इफेक्ट से रिकवर ना हो जाए। द नर्स शुड नॉट लीव द पेशेंट अलॉन इवन, जब तक पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है। वहीं द पेशेंट रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, एंटर द पेशेंट टू समवन रेस्पॉन्स फॉर द केयर। और आप जब तक आप पेशेंट को किसी ऐसे पर्सन को, या तो उसकी फैमिली के पर्सन हो या जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, या तो वो पर्सन हो या फिर कोई भी नर्सिंग स्टाफ हो, तब तक पेशेंट को अकेला ना छोड़ें, तब तक पेशेंट को अलोन ना करें, जब तक कि पेशेंट एनेस्थीसिया से कम्प्लीटली रिकवर ना हो चुका हो। Then while awaking from anesthesia patient need frequent orientation, और जब तक पेशेंट अवेक ना हो एनेस्थीसिया तब तक पेशेंट को क्या करते रहना है, ओरिएंटेट करवाते रहना है, उसकी प्रेजेंस बताती रहनी है, एज टू वेयर दे आर, व्हाट हैज़ बी हैपन, व्हाट हैज़ बीन अलोन टू देम, द रीअश्योरेंस दैट दे आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ द मेडिकल टीम। मेडिकल टीम में बताना है, दे ऑल्सो नीड टू नो दैट द एस्पिरेशन इज ओवर एंड दे रिकवरिंग फ्रॉम द एनेस्थीसिया। और जब तक रिकवरिंग नहीं हो तब तक आप पेशेंट को ओरिएंटेट रहेंगे, अकेला नहीं करेंगे। All the patient while they under effect of anesthesia appear to unconscious। जब तक पेशेंट एनेस्थीसिया में होता है तो आप ये मानकर चलिए कि पेशेंट कॉन्शियस नहीं होता, अनकॉन्शियस होता है। द शुड बी केयरफुली नॉट टू मेक द एनी स्टेटमेंट अबाउट द पेशेंट। तब आपको कोई भी स्टेटमेंट लेने से पहले केयरफुली ध्यान रखना है। इस डिजीज कंडीशन दैट मे क्रिएट एंजाइटी द पेशेंट, जो कि पेशेंट के लिए क्या हो सकती है, एंजाइटी कॉज कर सकती है। इसलिए आपको कोई भी स्टेटमेंट लेने से पहले पेशेंट को जब तक या तो पहले स्टेटमेंट ले लें या एनेस्थेटिक से कम्प्लीटली रिकवर ना हो तब तक आप कोई स्टेटमेंट ना। देन व्हेन द पेशेंट अंडर द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया कंप्लेन द पेन इन द ऑपरेशन साइट, द सेडेटिव में बी ऑर्डर्ड बाय द सर्जन। पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि जिस साइड में पेशेंट का ऑपरेटिव पार्ट है या जिस साइड में वुंड बना है वहाँ क्या हो रहा है, पेन की कंप्लेन कर रहा है, तो क्या करना है, सेडेटिव में बी ऑर्डर्ड। अगर सेडेटिव ड्रग्स डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करिया तो आपको दे देनी है। इट शुड बी गिवन विद कॉशन, और आपको ध्यान रखना है द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव क्लॉज ऑफ ए नारकोटिक्स इज यूजुअली रिड्यूस टू द हाफ डोज। और जब भी आप नारकोटिक्स की डोज दे पेशेंट को तो आपको ध्यान रखना है कि वो डोज कितनी देनी है, हाफ देनी है, कंप्लीट डोज नहीं देनी। पेशेंट विल बी रिसीविंग आफ्टर बीन फुली रिकवर्ड फ्रॉम एनेस्थीसिया, जब तक कि पेशेंट क्या ना हो जाए, वापस रिकवर्ड नहीं हो जाए एनेस्थीसिया तक। दिस इज बिकॉज क्योंकि कैन कॉज डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी, क्या कर सकती है, डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन सेंटर, नर्वस सिस्टम दैट में फॉलो। इन सब चीज़ों को क्या कर सकती है, वो अफेक्ट कर सकती है, डिप्रेस कर सकती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का मोस्टली। देन पेशेंट रिसीविंग फ्रॉम एनेस्थीसिया में आस्क फॉर ड्रिंकिंग वाटर अनलेस द पेशेंट हैज़ फुली रिगेन और swallowing रिफ्लेक्स। ड्रिंकिंग वाटर में चॉक द पेशेंट शुड बी नॉट बी गिवन। अगर पेशेंट का swallowing रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है, चॉक है, तो आपको कभी भी उसको ड्रिंक नहीं करवाना है, पानी नहीं पिलाना है, जूस वगैरह नहीं पिलाना है। आप उस चीज़ को पहले क्लियर करें, देन ड्रिंक करना। As the patient recovery from the effect of anesthesia, the patient become restlessness due to the discomfort। पेशेंट थकान फील कर सकता है डिस्कम्फर्ट की वजह से, कोज बाय द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइसेज अटैच। और रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत सारी डिवाइसेज उसके साथ में अटैच हैं। टू हेल्प टू द पेशेंट सच एज IV सेट, यूरिनरी कैथेटर, ड्रेन ट्यूब एक्सेट्रा, जो कि बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में अटैच है। उसकी वजह से उसे रेस्टलेसनेस फील हो सकता है, क्योंकि अभी तक उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। द नर्स शुड हेल्प टू द पेशेंट गिव एडिक्वेटेड एक्सप्लेनेशन। और आपको नर्स एज ए नर्स पेशेंट को एक्सप्लेनेशन दे देना है कि ये चीज़ आपके साथ में है, तो पेशेंट एंजियस फील ना करें, कंफर्टेबल फील करें, आप उसको एजुकेशन भी दें। देन कीप द फैमिली इन्फॉर्म ऑफ द सक्सेसफुली कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी। और आपको इन्फॉर्म कर देना है कॉम्प्लिकेशन के बारे में, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया तो, और आया तो भी। दीज इन्फॉर्मेशन विल रिड्यूस देयर एंजाइटी, जो क्या करेगी, उनकी एंजाइटी है उसको कम कर देगी, जो डरे हुए हैं, फियर है, उसको कम हो जाएगा। देन इफ पॉसिबल अलाउ द रिलेटिव टू मीट द सर्जन। और कोशिश करें कि जो सर्जन थे उनसे वो मिल लें, एंड देन जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर करवा दें। देन ऑब्जर्व ऑफ द पेशेंट इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। आपको क्या करना है कि ऑब्जर्वेशन करना है। आपने जनरली केयर करी, देन पोस्ट मतलब एनेस्थीसिया था, उस वक्त आपने केयर करी जब तक एनेस्थीसिया खत्म नहीं हुआ। अब क्या है कि आप ऑब्जर्वेशन क्या क्या करेंगे, तो क्लोजली ऑब्जर्वेशन करना है पेशेंट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने पहले बताई है। क्यों करना है, क्योंकि रीज़न ये है कि डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशन इन द अर्ली स्टेज। आपको कोई कॉम्प्लिकेशन निकलता है तो उसको जल्दी से जल्दी अर्ली स्टेज में ही क्या कर लेना है, डिटेक्ट कर लेना है, एंड पेशेंट को सेव करना है। ऑन द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे द पेशेंट नीड क्लोज एंड फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है और फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। एग्जाम्पल दूँ तो वाइटल साइन चेक करते रहना है 15 मिनट के अंदर ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द पेशेंट इज़ रिकवरी रूम, जब तक पेशेंट का है रिकवरी रूम में है। वंस द वाइटल साइन आर स्टेबलाइज द ऑब्जर्वेशन में बी मेड एवरी 2 आवर to 4 आवरली अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेसिव मेड बाय द पेशेंट। ठीक है, तो आपको उसके बाद में जब रिकवरी रूम से वो जनरल वार्ड में आता है, उसके बाद भी आपको पेशेंट के 2 to 4 आवर के बीच में वाइटल साइंस चेक करते रहना है। देन द मेन पॉइंट्स दैट शुड बी ऑब्जर्वर। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत कंपलसरी हैं क्लोज ऑब्जर्वेशन के लिए। सबसे पहला है वाइटल साइन। वाइटल साइन सबको पता है, बीपी चेक करनी है, पल्स रेट चेक करनी है, रेस्पिरेशन चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, स्किन कलर चेक करना है। देन इनटेक आउटपुट, और आपको चेक करना है कि पेशेंट को आपने कितना इनटेक कराया और पेशेंट कितना आउटटेक कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं। जैसे कि IV फ्लूइड दे रहे हैं, ऑरल फ्लूइड दे रहे हैं टेकन बाय द पेशेंट, और नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब से ले रहे हैं, एस्पिरेशन, वुंड ड्रेनेज और ब्लड लॉस। इस बीच आपको चेक करना है कि वुंड ड्रेनेज से कितना लॉस हुआ है, ब्लड लॉस कितना हुआ और फ्लूइड कितना लॉस कर रहा है, कितना आउटपुट दे रहा है। तो इनटेक आउटपुट चेक करके रखना आपको। एब्डोमिनल ग्रीथ इन द पेशेंट विथ एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अगर पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन है तो आपको एब्डोमिनल ग्रीथ को भी क्लोजली ऑब्जर्वेशन करना है, चेक करते रहना है। यूरिन आउटपुट टाइम देखना है, कितनी बार यूरिन आउटपुट कर रहा है इन ए डे, वंस ए डे, और कितना अमाउंट यूरिन आउटपुट कर रहा है। बाउल मूवमेंट चेक कर लेना है। साइन ऑफ हाइपो और हाइपरवोलेमिया, अगर कोई हाइपोवोलेमिया की साइन है, जैसे कि लॉस ऑफ फ्लूइड है, स्क्रीन ट्रिगर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो यह हाइपोवोलेमिया है कि जो फ्लूइड है वो लॉस हो चुका है, और बहुत ज़्यादा सीवियर फ्लूइड लॉस होने पर हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है पेशेंट को। तो इसलिए क्लोज ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है। एनी ब्रीथिंग डिफिकल्टी, पेन ओवर द काल्फ मसल्स, और चेक करना है कि कोई ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी तो नहीं है और जो काल्फ मसल्स उसमें पेन तो नहीं हो रहा। ये चीज़ें क्लोजली ऑब्जर्वेशन करनी है आपको। ऑपरेशन साइट फॉर ब्लीडिंग ड्रेनेज, ऑपरेशन साइट पे देखना है कि वहाँ पे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, वहाँ पे कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई फ्लूइड तो ड्रेनेज नहीं हो रहा। देन क्या करना है, एनी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एज टोल्ड बाय द सर्जन, और आपको उस चीज़ को भी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करना है जो कि डॉक्टर ने आपको बताई अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन डन, जो कि ऑपरेशन जो सर्जरी कंडक्ट करके गया है। एग्जाम्पल, वेजाइनल डिस्चार्ज इन द पेशेंट हु हैज स्ट्रक्टोमी,
जैसे कि एक एग्जांपल है, यूट्रस रिमूव जब किया जाता है तो आपको स्पेशली बताया जाता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज पे ध्यान रखना है, कितना वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। एनी अरेथमिया इन पेशेंट हु हैज़ कार्डिक प्रॉब्लम, और अरेथमिया में जो हार्ट पेशेंट है उसमें क्या चेक करते रहना है, अरेथमिया। प्रॉब्लम मोटार एंड सेंसरी फंक्शन इन ए पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्या हो सकता है पेशेंट के मोटार और सेंसरी फंक्शंस जो हैं वो लॉस हो सकते हैं, एंड जो न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम्स हैं वो अकर हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। देन केयर ऑफ द वुंड, आप वुंड की केयर करेंगे, आइडेंटिफाई विल एक्सप्लेन, ये तो सिंपल सी बात है कि आपको जो सर्जरी साइट है उसकी केयर करके रखनी है, उसको नीट एंड क्लीन रखना है, असेप्टिक टेक्निक्स यूज करनी है, और कोशिश करनी है कि उसको गीला ना रखें, कोशिश करनी है कि वो जब भी आप उसको वॉश आउट करें तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज करें। बैंडेज अगर डॉक्टर ने बताई रखी है तो आप डॉक्टर से के प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करें, अगर बैंडेज नहीं है ओपन रखना है तो आप उस हिसाब से उसको फॉलो करें। डाइट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की डाइट की बात करें तो क्या क्या करना है, ऑल पेशेंट एक्सपेक्ट पेशेंट हु हैड एब्डोमिनल सर्जरी, अगर वैसे तो पेशेंट सब ध्यान रखते हैं लेकिन फिर भी अगर एब्डोमिनल सर्जरी है मे स्टार्ट द नॉर्मल डाइट, आपको क्या करनी है, नॉर्मल डाइट। इफ़ डिजायर्ड सो ऑन द फर्स्ट डे रिमेंबर टू एक्सक्लूड नोजिया एंड वोमिटिंग, अगर आप पहले दिन से पूरा खाना खाएंगे जैसे पहले खा रहे थे तो आपको क्या हो सकती है, पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ एनेस्थेटिक इफेक्ट अभी भी रिमेनिंग है, टोटल एनेस्थेटिया रिमूव नहीं हुआ है। Then patient who had abdominal surgery but did not involve the stomach or intestine can have the clear fluid on the day after the surgery। जब अगर पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है बट स्टोमक और इंटेस्टाइन की नहीं हुई है तो पेशेंट को आप क्या देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर फ्लूइड दे सकते हैं आफ्टर सर्जरी, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर फ्लूइड में वाटर आता है, सबसे क्लियर फ्लूइड है जो आप पेशेंट को दे सकते हैं। ग्रेजुअली इट कैन चेंज इनटू सेल्फ डाइट एंड देन नॉर्मल डाइट, सबसे पहले क्या करना है, ग्रेजुअली चेंज करना है, धीरे धीरे चेंज करना है। इट कैन चेंज इनटू सेल्फ डाइट, खुद की डाइट को, देन नॉर्मल डाइट और फिर नॉर्मल डाइट को, मतलब नॉर्मल डाइट को सेल्फ डाइट में, खुद की डाइट में बाद में चेंज। देन पेशेंट हु आर विथ स्पेसिफिक डिजीज फॉर विच दे वेयर taking special diets should continue to observe the control of their diet as ordered by the doctor, और डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन की है उस डाइट को फॉलो करना है। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट में एग्जांपल समझें तो बता दिया जाता है कि क्या करना है, जो शुगर है उसको स्ट्रिक्टली क्या कर देना है, अवॉइड करके रखना है। देन रिमेंबरिंग द पेशेंट हु हैड अंडरगॉन एनी टाइप ऑफ सर्जरी नीड ए डाइट रीच इन विटामिन एंड मिनरल्स, और ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी सर्जरी हो, सर्जरी में सबसे पहले पेशेंट को बता देना है कि आपको रीच विटामिन और मिनरल्स डाइट लेनी है। देन नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव हेल्थ टीचिंग, और जब सारे काम कंप्लीट हो गए उसके बाद आपको क्या करनी है, पेशेंट को एजुकेशन देनी है, उसको टीचिंग करवानी है। ऑल पेशेंट नीड द हेल्थ टीचिंग, सभी को जरूरत है। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट टीच द पेशेंट फॉलो पॉइंट्स, पेशेंट के हिसाब से आप उसको टीचिंग करवाएं। बता देना है मेंटेन ऑफ पर्सनल हाइजीन, कि आप कैसे अपनी हाइजीन मेंटेन करें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। डाइट दैट इज़ फॉलो अलाउड फॉर द पेशेंट, कंट्रोल ऑन द डाइट, और उसको बता देना है कि आपको यही डाइट फॉलो करनी है, इसके अलावा कुछ लेना नहीं है जब तक कि डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं आए, और उसको समझा देना है कि इस डाइट में जो क्या हो, अच्छे मिनरल्स और अच्छे विटामिन हो वो डाइट लें आप। एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज सर्जरी रिलेटेड टू किडनी देन वी विल टेल हिम टू ईट लेस प्रोटीन और रिच डाइट। देखो अगर सर्जरी हुई है किडनी की तो उस पेशेंट को बोल देना है कि भैया आपको प्रोटीन कम से कम लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि प्रोटीन यूरिया में टूटता है और यूरिया बॉडी में रह नहीं सकता, यूरिया को बाहर निकालने के लिए किडनी को फंक्शनिंग करनी पड़ेगी, और किडनी की तो आपने सर्जरी कर दी है तो उस पर वर्कलोड बढ़ेगा, और अगर वर्कलोड बढ़ेगा तो किडनी फेलियर हो सकती है और आपकी डेथ हो सकती है। तो पेशेंट को क्या बता देना है कि रिच ज़्यादा प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है अगर किडनी की सर्जरी हुई है। देन एम्बुलेशन एक्टिविटीज़ दैट आर द परमिटेड एज वेल एज रेस्ट्रिक्टेड, पेशेंट को बता देना है कि कितना आपको घूमना है और किस सर्जरी कंडीशन में आपको इधर उधर मूव नहीं करना है। एनी ड्रग्स टू बी टेकन पोस्ट ऑपरेटिवली, द साइड इफ़ेक्ट एंड प्रिकॉशंस, आप पेशेंट को बता देने हैं कि ये ड्रग्स यूज करनी है और इस ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट हैं और आपको ये प्रिकॉशंस ध्यान रखनी है, पेशेंट को टीच करवा दें। डेट ऑन विच दैट पेशेंट में रिज्यूम ड्यूटी, जो भी है वो पेशेंट को अपनी काम बता दें कि आपको ये चीज़। लर्निंग ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोसीजर टू बी कैरिड आउट पोस्ट ऑपरेटिवली,
आपको क्या करना है कि जो प्रोसीजर है उसको कैरिड आउट करना है पोस्ट ऑपरेटिव। एग्जाम्पल केयर ऑफ द कोलोस्टोमी, जैसे कि कोलोस्टोमी है, वहीं द पेशेंट इज अनेबल टू परफॉर्म द प्रोसीजर टू इज द पेशेंट रिलेट। पेशेंट को प्रोसीजर के कंप्लीट होने के बाद उसके क्लियर और जैसे कि केयर करनी है, तो पेशेंट अगर एबल है तो पेशेंट को बता दे, और अगर पेशेंट उस प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं कर सकता तो पेशेंट के साथ में जो भी रिलेटिव हैं, जो भी पर्सन हैं, उसको आप समझा दें, एक्सप्लेन कर दें। देन फ्यूचर ट्रीटमेंट दैट मे बी नीडेड फॉर द पेशेंट इन एनी अदर हॉस्पिटल, और अगर कोई पेशेंट हैं जो कि फ्यूचर में ट्रीटमेंट किसी और दूसरे हॉस्पिटल से लेना चाहता है तो आप उसको वो भी बता दें। एग्जाम्पल समझे, रेडिएशन थेरेपी, जैसे कि कैंसर में रेडिएशन थेरेपी किसी अदर हॉस्पिटल से ले लेते हैं तो आप पहले से बता दें कि आप ले तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें उसके बाद। देन कुछ डायग्नोसिस हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर के, मैं पढ़ के बता देता हूँ, समझ में आ जाएंगे, बहुत सिंपल सा। इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन एनेस्थेटिक एजेंट, मैंने बताया है कि एनेस्थेटिक एजेंट की वजह से अगर टंग फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से इनफेक्टिव एयरवे हो जाएगा। इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, अगर देखो क्लियर नहीं है एयरवे पैटर्न तो सीधी सी बात है ब्रीदिंग का पैटर्न चेंज हो जाएगा। रिस्क फॉर अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर अल्टर्ड हो सकता है, क्यों? क्योंकि यूज ऑफ ड्रग्स, कोल्ड और इन्फ्यूजन जो फ्लूइड इंसर्ट किया है वो ठंडा है या गैसेज है वहाँ की ठंडी, तो उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर लो हो सकता है। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू पोस्ट एनेस्थेटिक स्टेटस, इंजरी हो सकती है पोस्ट एनेस्थेटिक स्टेटस में, जैसे कि आप पेशेंट को अकेला छोड़ कर जाते हैं तो आप उस चीज़ का ध्यान रख लें। अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, और बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप न्यूट्रिशन पेशेंट को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो उसकी जो हेल्थ है वो इफेक्ट हो सकती है, न्यूट्रिशन है वो क्या हो सकता है, अल्टर्ड हो सकता है। देन अपना ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव, तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। आप तीनों की केयर अच्छे से याद कर लें। बाकी आप सभी को थैंक यू सो मच, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू, और अब सब अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू।